वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल के बारे में इसकी बेसिक जानकारी आपको पता ही होगी, लेकिन इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बेसिक प्रॉपर्टी को भी हम रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर की जो मेन थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को भी समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें हमारे पास। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी सर्कल के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि आपको पता ही है सारी चीजें, सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल क्या है? ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन है। कलेक्शन कैसे देखें, कई सारे पॉइंट्स हैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए कई सारे पॉइंट्स हैं। तो सर्कल कई सारे पॉइंट से मिलकर बने होते हैं जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। यानी यह हो गया फिक्स पॉइंट, यह हो गया फिक्स सेंटर, और इस सेंटर से सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वह सब सारे डिस्टेंस सेम हैं। तो इसे ही सर्कल बोला जाता है, इसे ही सर्कल बोला जाता है। तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। इट हैज नो कॉर्नर एंड नो एजेस। इसमें कोई भी कॉर्नर या फिर एज नहीं होता है। इस तरीके से सर्कल बनता है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और जिस फिक्स्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। जैसे कि यह सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है और बीच में यह फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वह सेम होती है, सेम डिस्टेंस होती है इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो इसे सर्कल बोला जाता है। तो सेंटर आप समझ चुके हैं। और आगे क्या है? रेडियस। रेडियस से पहले सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है उसे समझ लीजिए। यह जो बाहर की लाइन आपको दिख रही है इसे सर्क्यूम्फ्रेंस बोला जाता है। यह लाइन सर्क्यूम्फ्रेंस कहलाती है, इसे सर्क्यूम्फ्रेंस बोला जाता है। तो यह हो गया सर्क्यूम्फ्रेंस। अब आ जाते हैं, समझते हैं रेडियस क्या होता है। रेडियस देखिए, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस, इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्क्यूम्फ्रेंस की जो डिस्टेंस है, सर्क्यूम्फ्रेंस की जो डिस्टेंस है यह रेडियस कहलाती है। तो यह होगी एक रेडियस। बाकी भी रेडियस आप जितनी चाहें उतनी रेडियस बना सकते हैं। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, यह जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो गई यह रेडियस कहलाती है। तो कई सारी आप रेडियस इस तरीके से बना सकते हैं और नाम इनका देना चाहें तो देखिए, जैसे यहाँ पर यह सेंटर हो गया O, और सेंटर से सर्क्यूम्फ्रेंस पर एक पॉइंट हो गया A। तो O से A को मिलाने वाली जो लाइन है OA क्या हो जाएगी? हमारी रेडियस हो जाएगी। OA हमारी रेडियस हो जाएगी। इसे R से डिनोट किया जाता है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। OA जो साइड दिख रही है, OA जो लाइन दिख रही है यह रेडियस होती है। O से यहाँ पर एक पॉइंट है B मान लीजिए, तो OB रेडियस हो जाएगी। O से यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है C, तो OC रेडियस हो जाएगी। O से यहाँ पर एक पॉइंट है D, तो OD एक रेडियस हो जाएगी। तो जितनी रेडियस आप चाहें बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल पर दो पॉइंट बनाइए। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पर, दूसरा पॉइंट ले लेता हूं यहां पर। इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस सेंटर से होकर जानी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? सर्कल में दो पॉइंट बना दिए गए हैं। यह हो गया पॉइंट ए और यह हो गया पॉइंट बी। दो पॉइंट हो गए सर्कल पर, और इस सर्कल पर जो दो पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है, और ऐसे मिलाना है कि यह जो लाइन जा रही है वह सेंटर से होकर जानी चाहिए, सेंटर से होकर जानी चाहिए। तो यह जो ए बी लाइन आपको पूरी दिख रही है, ए से बी तक की जो पूरी लाइन दिख रही है जो सेंटर से होकर जा रही है, यह क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। इसे डी से डिनोट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायमीटर भी आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट हो गया सी, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया डी। सी से डी को मिलाने वाली ऐसी लाइन बनाइए जो कि सेंटर से होकर जाए, सेंटर से होकर जाए। इसे डायमीटर बोला जाता है। क्या हो गया? सी डी। सी डी क्या हो गया? हमारा डायमीटर हो गया। इसी तरीके से जितने डायमीटर आप चाहें उतने बना सकते हैं। यह पॉइंट हो गया मान लीजिए ई, यह पॉइंट हो गया एफ। ई और एफ को मिलाने वाली ऐसी लाइन बनाइए जो सेंटर से होकर जानी चाहिए।
दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करिए, लेकिन वह सेंटर से होकर अगर जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो ये सारे डायमीटर बन गए। अब कोड क्या होता है, कोड क्या होता है, तो डायमीटर जैसा आपने अभी समझा, डायमीटर की तरह कोड भी होता है, डायमीटर की तरह कोड भी होता है। इसमें भी सर्कल के पास दो, सर्कल में दो पॉइंट में बनाना है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हो गया ए और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया बी, तो ए से बी को मिलाने वाली लाइन, ए से बी को मिलाने वाली लाइन कोड कहलाती है। इसमें जरूरी नहीं कि यह लाइन सेंटर से ही होकर जाए, जरूरी नहीं कि यह सेंटर से ही होकर जाए। डिफिनीशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर दो ऐसे पॉइंट हैं जिनको मिलाने वाली जो लाइन है वह कोड कहलाती है, और उसमें वह जरूरी नहीं कि वह सेंटर से ही होकर जाए, सेंटर से होकर जाएगी तो डायमीटर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, किसी सर्कल की सबसे बड़ी कोड, तो सबसे बड़ी कोड उस सर्कल का डायमीटर होता है। किसी सर्कल का सबसे बड़ा कोड उस सर्कल का डायमीटर होता है। तो कोड आई होप आप समझ चुके होंगे, दो पॉइंट को हमें मिलाना है, जरूरी नहीं कि वह सेंटर से ही होकर जाए। तो यहाँ पर देखिए ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कोड बना सकते हैं, यह पॉइंट हो गया सी, यह पॉइंट हो गया डी, तो सी डी भी हमारा एक कोड बन जाएगा। फिर है हमारे पास आगे आर्क। आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस आपने समझ लिया है, सर्क्यूमफ्रेंस आपने समझ लिया है क्या होता है सर्क्यूमफ्रेंस। बाहर वाली जो लाइन दिख रही है, बाहर वाली जो लाइन दिख रही है, यह सर्क्यूमफ्रेंस होता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट, सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट आप ले लीजिए। जैसे यह पूरा सर्क्यूमफ्रेंस हो गया, तो यहां से यहां तक अगर मैं कट कर लूं, यहां से यहां तक सर्क्यूमफ्रेंस, पूरे सर्क्यूमफ्रेंस में से इसका इतना सा पार्ट मैं ले लेता हूं और बाकी को मैं इरेज कर देता हूं। देखिए बाकी को मैंने इरेज कर दिया। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यह जो आपको पार्ट दिख रहा है सर्क्यूमफ्रेंस का, इसे आर्क बोला जाता है, इसे आर्क बोला जाता है। तो इसे आर्क बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया एक पॉइंट ए, यहाँ पर हो गया एक पॉइंट बी, यहाँ पर हो गया एक पॉइंट सी। तो ए से सी तक मिलाने वाली जो लाइन है, ए से सी को मिलाने वाली जो लाइन है बी से होकर जा रही है, तो यह हमारा कहलाएगा आर्क ए बी सी। क्या कहलाएगा, आर्क ए बी सी। तो आर्क क्या होता है, सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट है। आर्क क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस का, सर्क्यूमफ्रेंस पूरी लाइन हो गई, तो सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट आर्क कहलाता है। तो आर्क भी आप समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं सेगमेंट को समझ लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है, रीजन बिटवीन अ कोड एंड इट्स आर्क। कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, तो सबसे पहले कोड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह हो गया कोड, यह हो गया कोड, कोड ए बी, ए बी एक कोड हो गया, और ए बी यह हो गई आर्क, ए से बी तक मिलाने वाली यह जो लाइन हो गई, सर्क्यूमफ्रेंस का जो पार्ट हो गया, यह क्या हो गया, आर्क हो गया। तो आर्क और लाइन सेगमेंट, आर्क और यह जो ए बी कोड दिख रहा है, ए ई बी आर्क, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ई, तो ए ई बी यह एक आर्क हो गया और ए बी एक कोड हो गया। कोड और आर्क से मिलाने वाले जो एरिया बन रहा है, इन दोनों से जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है। इस एरिया को सेगमेंट बोला जाता है। तो यह भी एक आर्क हुआ और यह कोड हुआ, तो इस कोड से और इस आर्क से यह एरिया बन रहा है, तो यह भी क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा, यह भी सेगमेंट कहलाएगा। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट आप देख रहे हैं, इसे माइनर सेगमेंट बोला जाता है, इसे माइनर सेगमेंट बोला जाता है। और जो बड़ा वाला सेगमेंट देख रहे हैं, इसे मेजर सेगमेंट बोला जाता है, इसे मेजर सेगमेंट बोला जाता है। तो सेगमेंट भी आप समझ चुके हैं। सेक्टर क्या होता है, रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क। दो रेडियस बनाइए, दो रेडियस बनाइए और उनके बीच का आर्क लीजिए, दो रेडियस उनके बीच का आर्क। जैसे हो गया यह एक रेडियस और यह दूसरी रेडियस, ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक दूसरी रेडियस है, और ए सी बी एक आर्क हो गई, ए सी बी एक आर्क हो गई। तो इस ए सी बी आर्क
और OA OB रेडियस के साथ जो एरिया बन रहा है इसे सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर का यूज नहीं है इस चैप्टर में आपके, बट सेक्टर समझ लीजिए कि इसे सेक्टर बोला जाता है। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स समझ लेते हैं। इस सर्कल में एंगल कहाँ पे बनते हैं, सर्कल में एंगल्स कहाँ पे बनते हैं। क्वाड्रिलेटरल में पिछले चैप्टर में आपने एंगल्स पढ़ा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एंगल्स बन रहे हैं। इस सर्कल में कहाँ पे एंगल बनेगा उसे समझ लेते हैं। इस सर्कल में कहां पर एंगल बनेगा, तो देखिए यह एक कोड हो गया, AB एक कोड हो गया। तो इस AB कोड पर एंगल्स बनेंगे। कहां कहां पे एंगल बनेंगे, पहला एक एंगल बनेगा या सेंटर पर, एक एंगल बनेगा सेंटर पर, और बाकी जो एंगल्स बनेंगे तो इस सर्कल पर बनेंगे, सर्कल के सर्क्यूफ्रेंस पर बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट हो गया, 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 यहां पर एक पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स पर एंगल बना के देखते हैं कैसे। यहां से एक लाइन बनाएंगे यहां पे इस तरीके से, और इसको मिला देंगे इसे, यह एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ठीक है, यह हो गया O। तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है तो क्या बोला जाएगा, एंगल AOB, एंगल AOB। और इसे मान लेते हैं यह पॉइंट है C, तो यह एंगल कहलाएगा एंगल ACB। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस तरीके से एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसे मान लेते हैं E। तो AEB, एंगल AEB, इस तरीके से एंगल्स बनेंगे। और इसे मान लेते हैं D, तो ADB, एंगल ADB। इस तरीके से एंगल्स आप बना सकते हैं सर्कल में। सर्कल में कुछ इस तरीके से एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप सर्कल का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है आपके रिवाइज कर चुके हैं। यह कुछ चीजें आपको पता भी थी, कुछ चीजें नहीं भी पता होंगी, तो रिवाइज आपका अच्छे से हो गया है। अब सॉल्व करते हैं कुछ थ्योरम्स को कुछ देखते हैं, समझते हैं क्या क्या थ्योरम्स हैं इसमें। तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास है, फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक सर्कल है और इसके पास दो कोड है, मान लीजिए एक कोड ये हो गया और एक कोड ये हो गया, दो कोड हो गया, और इसका यह सेंटर हो गया, इसका यह सेंटर हो गया। ध्यान से फिर से समझिए, इक्वल कोड, दोनों कोड इक्वल है यह दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोड इक्वल है इस कोड के। तो ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो सेंटर पर इन दोनों कोड से, इक्वल कोड से, इस सर्कल में दो इक्वल कोड इस तरीके से बने हुए हैं, नाम मैं देता हूं AB और CD। AB और CD दो कोड हो गई, यह दोनों इक्वल हैं। AB कोड इक्वल है CD कोड के, AB कोड इक्वल है CD कोड से। तो इन दोनों कोड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, सेंटर पर एंगल बनाते हैं, इस तरीके से इस कोड का एंगल बनेगा और इस तरीके से इस कोड पर एंगल बनेगा। तो यह जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल AOB एंगल, ये वाला एंगल यह इक्वल होगा एंगल COD के इक्वल होगा। तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर थ्योरम से। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड दिया हुआ है, तो जब दोनों कोड इक्वल हैं तो इनके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल वह भी इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड थ्योरम में आ जाते हैं। सेकंड थ्योरम क्या दिया हुआ है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। थ्योरम 1 का जस्ट अपोजिट है, थ्योरम 1 का जस्ट अपोजिट है कि इस सर्कल में दो कोड दिए हुए हैं AB और CD, और यह जो एंगल है यह एंगल इक्वल हमें दिया हुआ है। तो जब ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों कोड भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों कोड इक्वल हो जाएंगे। कब, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे।
तो AOB अगर COD के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा, दोनों कोड इक्वल हो जाएगी जब इनके द्वारा बनाया हुआ सेंटर पर एंगल इक्वल हो तब। थर्ड नंबर क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड थ्योरम क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यह हो गया सेंटर मान लीजिए, यह हो गया सेंटर, इस सेंटर से, और यह हो गई कोड AB, यह हो गई कोड AB। इस सेंटर से अगर कोड AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाए, परपेंडिकुलर लाइन आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यह हो गया O, और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है D, OD परपेंडिकुलर AB। अगर इस सर्कल में OD AB पर परपेंडिकुलर है, यदि OD AB पर परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं, तो यह OD लाइन AB को बाइसेक्ट करेगी, AB को बाइसेक्ट करेगी यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यह OD जो है AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसका मतलब AD इक्वल हो जाएगा DB के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा DB के। क्यों? क्योंकि OD AB पर परपेंडिकुलर है। तो यह हो गई थ्योरम 9.3 थर्ड पार्ट की। अब चलते हैं आगे, हमारे पास क्या है, जो थर्ड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम और फोर्थ थ्योरम, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। फोर्थ में ध्यान से देखिएगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, यह सेंटर हो गया और यह कोड हो गया। तो इस सेंटर से आने वाली यह जो लाइन है, यदि AB कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यह OD, समझिएगा ध्यान से, OD AB कोड को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यदि AD इक्वल्स टू DB है, यदि AD इक्वल्स टू DB है, तो हम बोल सकते हैं कि OD जो लाइन है AB पर परपेंडिकुलर होगा, यानी OD परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। कौन सी थ्योरम से? फोर्थ थ्योरम और थर्ड थ्योरम दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो फिफ्थ नंबर पर क्या है, फिफ्थ थ्योरम क्या है, फिफ्थ थ्योरम क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। अभी इसे इग्नोर करिएगा। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के इक्वल कोड, यह सर्कल हो गया, यह सेंटर हो गया, और यह दो कोड मैं बना रहा हूं, दोनों कोड इक्वल हैं, यह कोड इक्वल है इस कोड के, इतना हमें दिया हुआ है। आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देखिए यदि एक कोड है और इस सर्कल पर दो इक्वल कोड दिए हुए हैं, दोनों कोड इक्वल हैं, यानी यह AB कोड PQ कोड के इक्वल है, AB इक्वल्स टू PQ अगर दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू PQ दिया हुआ है, तो दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इसका मतलब इस सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर लाइन बनाइए और इस सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, यह हो गई परपेंडिकुलर लाइन और यह हो गई परपेंडिकुलर लाइन। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आपने बनाया है AB कोड पर, और इस सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाया है PQ कोड पर, PQ कोड पर जो लाइन आपने बनाया है, तो ये दोनों लाइन इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होगी। तो मान लीजिए यह हो गया O, यह D और E, तो यह हम बोल सकते हैं कि OE जो है यह इक्वल हो जाएगा OD के, OD के इक्वल हो जाएगा। अब इसको समझते हैं और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो जो कंडीशन अभी बताई गई है एक सर्कल के लिए, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें अगर
अलग अलग कोड बना हुआ है, अलग अलग कोड बना हुआ है। यह हो गया ए बी और यह हो गया पी क्यू, पी क्यू कोड बना हुआ है। तो इस सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आप यहाँ पे बनाइए इस तरीके से, और इस सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आपने बनाया इस तरीके से। तो यदि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यह हो गया ओ डी और यह हो गया ओ ई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ डी यह इक्वल हो जाएगा ओ ई के, सिर्फ एक कंडीशन में, जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब। सभी सर्कल्स के लिए नहीं है। और एक सर्कल में दो कोड इस तरीके से बने हुए हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि दोनों कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अगली थ्योरम में देखते हैं क्या है हमारे पास, कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो सिक्स्थ थ्योरम फिफ्थ थ्योरम की जस्ट अपोजिट है। सिक्स्थ थ्योरम का क्या कहना है, सिक्स्थ थ्योरम का क्या कहना है, कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो कोड ए बी और पी क्यू यदि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दो कोड ए बी और पी क्यू यदि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, समझ पा रहे हैं आप, ए बी और पी क्यू कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर अगर हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे बने हुए हैं और यह साइड इस साइड के इक्वल है, ओई ओडी के इक्वल अगर दिया हुआ है, ओई ओडी के इक्वल अगर दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कोड जो होंगी वह इक्वल होंगी यदि वह सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। समझ पा रहे हैं आप। सिक्स्थ थ्योरम का क्या कहना है कि किसी सर्कल में अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर यानी इक्वल डिस्टेंस पर कोड्स बने हुए हैं, दो कोड्स बने हुए हैं, तो दोनों कोड्स की जो लेंथ होगी, दोनों कोड की लेंथ इक्वल होगी। 6 नंबर थ्योरम में सिंपल से इतना बोला गया है। चलते हैं अब आगे। 7th नंबर थ्योरम में क्या है, द एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क on the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आर्क बना लेते हैं, एक आर्क बना लेते हैं इस तरीके से। यह एक आर्क बन गया ए, यह पॉइंट हो गया ई और यह पॉइंट हो गया बी। तो ए ई बी एक आर्क बन गया। अब इस सेम आर्क से दो एंगल बनाने हैं, एक एंगल बनाना है सेंटर पर और दूसरा एंगल बनाना है बाकी जो बचा हुआ सर्क्यूमफ्रेंस है किसी भी पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए हो गया सेंटर और बाकी जो पार्ट्स बचे हुए हैं कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं। एक पॉइंट पर मैं एंगल बनाऊंगा, तो एक एंगल तो बन गया यहाँ सेंटर पर और दूसरा एंगल मान लीजिए बन गया यहाँ पर बना दिया गया। दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। तो यह एंगल जो सेंटर पर बन रहा है, यह एंगल जो सेंटर पर बन रहा है तो इसका डबल होगा, यानी यदि यह x है तो यह 2x हो जाएगा। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वह इस एंगल का डबल होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, मान लीजिए यह पॉइंट हो गया D और यह पॉइंट हो गया F। तो कौन सा एंगल, एंगल AFB, एंगल AFB एंगल यह क्या हो, यह एंगल ADB के, ADB एंगल के, एंगल AFB एंगल ADB के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही बोला गया है थ्योरम 9.7 में। 7th थ्योरम में क्या बोला गया है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यह एंगल सिंपल सा आप यह समझिए कि सर्कल पर जो एंगल बन रहा है वह डबल होगा जो सर्क्यूमफ्रेंस के अदर पॉइंट पर बन रहा है, सेम आर्क पॉइंट से, सेम आर्क से जो दो एंगल बन रहे हैं तो यह वाला एंगल डबल होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट क्या है हमारे पास, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल बने हुए हैं जो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक सेगमेंट हो गया AB, AB एक यह सेगमेंट हो गया, ये वाला एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इस सेगमेंट पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, चाहे इस पॉइंट पर बने या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर बने,
तो इस पॉइंट पर इस तरीके से एंगल बनेगा, इस पॉइंट पर इस तरीके से एंगल बनेगा, इस पॉइंट पर इस तरीके से एंगल बनेगा, इस पॉइंट पर इस तरीके से एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारे एंगल्स बन रहे हैं, जितने आप चाहें उतने एंगल्स बना सकते हैं जो कि सर्कमफ्रेंस पर बन रहे हैं, सर्कमफ्रेंस पर बन रहे हैं। तो ये सारे एंगल्स जो बन रहे हैं ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सा यही हमें इसमें बताया गया है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे। चलिए नाइन्थ थ्योरम क्या है, नाइन्थ थ्योरम क्या है देखिए, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स at two other points lying on the same side of the line containing the line segment। एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से है, एट्थ का जस्ट अपोजिट है, एक लाइन सेगमेंट हो गई है ए बी लाइन सेगमेंट हो गई। इस लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं, यह पॉइंट हो गया सी, यह पॉइंट हो गया सी और यह पॉइंट हो गया डी। तो पॉइंट सी पर एक एंगल बना कुछ इस तरीके से सेम लाइन सेगमेंट से, और सेम लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है, तो यह एक एंगल बन गया और एक एंगल यह बन गया। इसको मान लीजिए यह हो गया एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो यदि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यदि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इसके जो चारों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ए बी सी और डी, चारों पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये चारों पॉइंट्स इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे। कब, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ए बी सी और डी पॉइंट सर्कल पर होंगे। यह थ्योरम 9.9 में है। चलिए अगले थ्योरम में चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास। 10th थ्योरम है, द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसे सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे मैं एक सर्कल यहाँ पे बना दिया यह, और एक सर्कल यह हो गया, एक सर्कल इसमें बना हुआ है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल मैं कुछ बना रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से मैं एक बना रहा हूँ। एक यह क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी और डी, क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूँ। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना देता हूँ, इसका भी सेम ही नाम है ए बी सी और डी। एक क्वाड्रिलेटरल इसमें बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, इसका भी सेम ही नाम है ए बी सी और डी। यहाँ यह बाहर नहीं गया है, इस सर्कल पर है, ठीक है। तीनों क्वाड्रिलेटरल में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में एक सर्कल बना हुआ है और क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, तो इन 4 वर्टेक्स में 3 जो वर्टेक्स हैं तो सर्कल पर बने हुए हैं। वर्टेक्स ए सर्कल पर है, बी भी सर्कल पर है, डी भी सर्कल पर है, लेकिन सी सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो यह साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। इसमें समझिए ए बी सी डी 4 वर्टेक्स हैं, तो बी जो वर्टेक्स है यह सर्कल के अंदर बना हुआ है। ए डी और सी वर्टेक्स सर्कल पर हैं, ठीक है, लेकिन जो बी वर्टेक्स हैं वह सर्कल के अंदर हैं, तो यह भी साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ए बी सी डी इसमें जो 4 वर्टेक्स हैं वो चारों वर्टेक्स सर्कल पर बने हुए हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। ए बी सी डी जो 4 वर्टेक्स हैं सर्कल को टच कर रहे हैं। तो यह जो क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनता है जो सर्कमफ्रेंस को चारों वर्टेक्स टच करते हैं, तो इसे साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल आप समझ गए होंगे क्या, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हों उसे साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब वापस आ जाइए थ्योरम पर, वापस थ्योरम में आ जाइए। क्या दिया हुआ है हमें थ्योरम में, क्या दिया हुआ है, तो थ्योरम में है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल आप समझ चुके हैं। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना हुआ है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं
उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और एंगल डी का अपोजिट एंगल एंगल बी होगा, तो एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लास्ट थ्योरम में चलते हैं। क्या है? इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यदि सर्कल के अंदर इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, जस्ट अपोजिट है, 10th का जस्ट अपोजिट है 11, तो यदि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में जितने भी थ्योरम्स हैं आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो सारी थ्योरम्स आपको समझा दी गई हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर सारी थ्योरम्स आप अच्छे से समझे हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं एक्सरसाइज में।